एक कंज्यूमर की बिहेवियर को जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि आप लोग को अपने सिलेबस को जानना। हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज़ बताया कि कंज्यूमर बिहेवियर को जानना इतना इम्पोर्टेंट है जैसे कि आपको अपना सिलेबस जानना, ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कंज्यूमर जो होता है वो राजा होता है मार्केट का। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो लास्ट के वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो आया था वहाँ पे मैंने आप लोग के कंज्यूमर बिहेवियर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, बेसिक के साथ जितने एडवांस कॉन्सेप्ट भी थे, उसको डिस्कस किया था। तो हम लोग यूनिट 2 को टारगेट कर रहे हैं, तुम लोग के प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कंज्यूमर बिहेवियर का एक कॉन्सेप्ट जो छूट गया था लास्ट वाले क्लास में, तो उसको समझाऊंगा। उसके बाद आज हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन, जो इस यूनिट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको टारगेट करने वाले हैं। तो देखो, बिना टाइम वेस्ट किए कि पहला चीज़ है कि ये जो नोट्स है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस टॉपिक का जो पार्ट 1 है उसका भी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उसको देखना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, वरना आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन है जो हम लोग का लास्ट क्लास में छूटा था, जो कि है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब क्या क्या फैक्टर है जो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, क्या क्या फैक्टर हो सकता है। तो पहला चीज सुनो कि ये डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ सकता है, तब आप लोग को क्या करना है, मार्क्स के हिसाब से पॉइंट्स को लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, आप लोग को 5 ब्रॉड टॉपिक्स दिया है, या फिर 5 ब्रॉड पॉइंट्स बोल सकते हो, या फिर 5 ब्रॉड फैक्टर्स। इसके अंडर भी कुछ कुछ सब पॉइंट्स आते हैं। तो आप लोग को टारगेट करना है कि जितना मार्क्स का क्वेश्चन आया है उस हिसाब से आंसर को लिखना है। ऐसा नहीं है कि इतना जो रामायण मैंने नोट्स जो दिया है, लंबा नोट्स दिया है, आपको सीखना तो पड़ेगा, ऑफ कोर्स सीखने के साथ साथ समझना पड़ेगा जो मैं आज समझाऊंगा, लेकिन एग्जाम में मार्क्स के हिसाब से आप लोग को लिखना पड़ेगा। जो पॉइंट आप लोग को ईजी लगे वो सीख लो, जो एग्जाम में आएगा उसके हेडिंग के हिसाब से आप लोग लिख देना। पहला चीज है, देखो तुम लोग का कौन सा फैक्टर हम लोग के कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, वो है तुम लोग का साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, अभी सर बोलोगे, अभी आप लोग बोलोगे कि सर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे। सुनो, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को मापा नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है एक कंज्यूमर बिहेवियर का डिसीजन मेकिंग में। मतलब कंज्यूमर बिहेवियर को जानने के लिए जो जो फैक्टर्स हम लोग को इन्फ्लुएंस करता है, अच्छा, कि अगर हम लोग ने प्राइस को बढ़ा दिया, ये तो इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया। अगर कल्चर में चेंज आ गया, वो तो कल्चरल फैक्टर हो गया। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आएगा, देखो पहला पॉइंट है तुम लोग का मोटिवेशन। अभी मोटिवेशन के अंदर पॉइंट में घुसने के पहले तुम लोग सुनो, हम लोग ने मोटिवेशन यूनिट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग का जो ये अब्राहम मास्लो ने जो नीड हायरार्की थ्योरी दिया था, जो एक पिरामिड के तरह है, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि एक इंसान का पहले बेसिक नीड्स होता है, फिर उसके बाद वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे जाता है, फिर वो प्यार में जाता है जो कि सोशल नीड, उसके बाद इज्जत में मतलब सेल्फ एस्टीम नीड्स, और उसके बाद लास्ट में वो लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने पैशन के बारे में सोचते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, तो ये बोला गया है कि अगर एक पर्सन का बेसिक नीड्स वो फुलफिल कर रहा है तो वो उसको पूरा करेगा, जिसके कारण वो उसको मोटिवेशन को समझ के, उसी को मोटिवेशन को पकड़ के वो कंज्यूमर क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। देखो क्या लिखा है, देखो पहले, When a person is motivated enough, it influences the buying behavior of the person. A person has many needs such as social needs, basic needs, security needs, esteem needs and self-actualization needs. Out of all these needs, the basic needs and security needs take a position above all other needs. Hence, basic needs and security needs have the power to motivate a consumer to buy products and services. Exactly, समझ गए। अगर कोई एक प्रोडक्ट है या फिर कोई भी एक चीज़ है, गुड्स एंड सर्विसेज है, वो अगर हम लोग का बेसिक नीड्स पे आता है, वो हमको मोटिवेट करता है वो खरीदने के लिए, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान हर किसी का बेसिक नीड्स होता है, चाहे वो करोड़पति हो या फिर वो रोडपति हो, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज़ है परसेप्शन। परसेप्शन जो होता है वो भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, तुम लोग क्लियर हो जाओगे। अगर मान के चलो कि तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लैक ड्रेस था, ठीक है, फेवरेट कलर ब्लैक ड्रेस था, लेकिन 3 ऐसा इंस्टेंसेस हुआ जहां पे जब आप ब्लैक ड्रेस पहन के गए आपके साथ कुछ बुरा हुआ।
पहला चीज़ है कि आप लोग ने क्या किया कि ब्लैक ड्रेस पहन के आप किसी के साथ डेट पे गए थे, उसी दिन आपका डेट फ्लॉप हो गया। वो एक दिन था, अच्छा चलो सर मान लिया कि मेरा चेहरा ही खराब था। अरे ऐसा बात नहीं है, कुछ भी रीज़न के कारण आपका ये डेट फ्लॉप हो गया, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या फिर कोई बीच का हो। अभी बात है कि ये एक फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर था कि सेकंड टाइम आप लोग ने सेम वही शर्ट या फिर वही ब्लैक कलर का ड्रेस पहना, तो आपका बाइक एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, कुछ एक कारण से, मतलब आपके साथ कुछ बुरा हुआ। फिर आप लोग ने सेम एक ब्लैक ड्रेस पहन के कभी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देने गए या फिर कुछ एग्जाम देने गए थे, उस दिन भी आपके साथ कुछ बुरा हुआ। तो आपका क्या एक परसेप्शन बन जाएगा कि ये शर्ट या फिर ये कलर का ड्रेस मैं जब जब पहनता हूँ मेरे साथ कुछ बुरा होता ही होता है। ये भी एक क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कंज्यूमर बिहेवियर में इफेक्ट करता है। आप लोग देखना कुछ कुछ दुकान में या फिर कुछ कुछ खाने से आप लोग का पहले से ही परसेप्शन हो जाता है कि ये खाने से ऐसा होता है। ये मेरे साथ भी होता है, मेरा बचपन से ये है, अभी भी होता है, पता नहीं क्यों, कि जब भी मैं ये जो हम लोग का मीमी होता है, मीमी एक प्रोडक्ट आता है, ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जब भी ये मीमी खाता हूँ मैं 2 पैकेट कभी खा लिया, मुझे बहुत पसंद है, जब भी खाता हूँ तो मेरे पेट में प्रॉब्लम होता ही होता है। वो स्कूल लाइफ से अभी भी है, मुझे पता नहीं चला क्यों है। ठीक है, ये एक मेरा परसेप्शन बन गया कि जब ये खाता हूँ मेरे साथ ऐसा होता ही होता है। तो एक परसेप्शन भी क्या होता है, एक फैक्टर होता है जो हम लोग के कंज्यूमर बिहेवियर में इन्फ्लुएंस देता है। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, देखो एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। इसमें बिलीव्स तुम लोग अपने हिसाब से नोट्स को छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या है एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। कंज्यूमर्स हैव सर्टेन एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स व्हिच इन्फ्लुएंस द बाइंग डिसीजंस ऑफ ए कंज्यूमर। बेस्ड ऑन दिस एटीट्यूड द कंज्यूमर बिहेव्स इन ए पर्टिकुलर वे टुवर्ड्स ए प्रोडक्ट। मतलब एटीट्यूड्स, फिर उसका कुछ बिलीव्स है, जो मैंने बोला परसेप्शन की तरह भी इसको ले सकते हो कि किसी ने सोच के रखा है, उनका मानना ही ऐसा है कि ये प्रोडक्ट को खरीदने से मेरे साथ ये होता है, अच्छा भी हो सकता है, किसी किसी के लिए अच्छा भी होता है। तो एक पर्सन का जो एटीट्यूड है या फिर उसका बिलीव्स है, वो भी हम लोग के कंज्यूमर बाइंग डिसीजन में भी अफेक्ट करता है, या फिर मतलब बोल सकते हो कि इन्फ्लुएंस करता है खरीदने के लिए या फिर नहीं खरीदने के लिए। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखो ये तुम लोग का साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गया, उसके बाद आता है तुम लोग का सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में क्या होगा, जैसे तुम लोग का फैमिली। अभी फैमिली कैसे तुम लोग को अफेक्ट कर रहा है, जैसे मान के चलो कि तुम लोग बचपन से ही एक टाइप ऑफ फूड खाते हो, ठीक है। जैसे बंगाली लोग, हम लोग दाल चावल, ठीक है, हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का ट्रेडिशन ही ऐसा है, हम लोग का फैमिली में हम लोग यही खा के बड़े हो। मड़वाली लोग जैसे वो लोग रोटी प्रेफर ज़्यादा करते हैं या फिर चपाती जो बोलते हैं उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत लोग हैं कि ना रोटी खाते ना चावल खाते, वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि बॉयल फूड खाना पसंद करते हैं। तो ये जो हम लोग का फैमिली है, वो हम लोग के ये जो एक ट्रेंड जो सेट हुआ है बचपन से जो सेट हुआ है, वो क्या होता है, हम लोग का एक कंज्यूमर बिहेवियर का एक फैक्टर होता है। जैसे कैसे देखो, फैमिली प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द बाइंग बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। A person develops preferences from his childhood by watching family buy products and continues to buy the same products even when they grow up. Suppose पकड़ते हैं कि तुम लोग का मम्मी पापा एक दुकान से सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट खरीदते हैं, हमेशा से बचपन से खरीदते आ रहे हैं। जैसे हम लोग के घर में इंजन ऑयल, हमेशा कोई भी ऑयल, अगर मस्टर्ड ऑयल खरीदते हैं हम लोग इंजन ऑयल ही खरीदते हैं। तो जैसे मैं भी अगर अभी कहीं बाहर जाता हूँ या फिर कहीं पे स्टे कर रहा हूँ, तो हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि इंजन ऑयल ही खरीदूँ। क्योंकि क्या हुआ है, ये एक मेरा एक क्या हो बोल सकते हो कि एक बन गया, एक ट्रेंड बन गया है, क्योंकि मेरा फैमिली यूज़ करते थे तो मैं भी क्यों यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो तुम लोग का रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप में क्या क्या आता है, देखो रेफरेंस ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ whom a person associate himself. Generally, all the people in the reference group have common buying behavior and influence each other. रेफरेंस ग्रुप में तुम लोग का कलीग्स हो सकता है, तुम लोग का फ्रेंड्स हो सकता है। जैसे अगर तुम लोग का एक फ्रेंड्स ग्रुप है, तुम लोग हमेशा क्या करते हो कि एक दुकान पकड़ते हो जहाँ से तुम लोग बचपन से खा रहे हो, या फिर बोल सकते हो जब से तुम लोग कॉलेज में आए हो वहाँ पे खाते हो। तो इससे क्या होता है, जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, वो लोग भी वहाँ पे ही खाते रहते हैं, क्योंकि एक साथ उठना बैठना रहता है। तो तुम लोग का क्या होता है, तुम लोग का भी एक कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर एज ए होल सेम हो जाता है। इज इट क्लियर? तो रेफरेंस ग्रुप भी बहुत मैटर करता है। उसके बाद देखो तुम लोग का रोल्स एंड स्टेटस। रोल्स एंड स्टेटस का मतलब क्या है, देखो एग्जांपल मैंने बहुत सुंदर से दिया है, देखो क्या है, ए पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोल दैट ही होल्ड्स इन द सोसाइटी। इफ ए पर्सन इज इन ए हाई पोजिशन, हिज बाइंग बिहेवियर विल बी इन्फ्लुएंस्ड लार्जली बाय हिज स्टेटस। ए पर्सन हु इज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि CEO in a company will buy according to his status, while a staff or an employee of the same company will have different buying pattern. Of course, अगर तुम्हारे कंपनी में तुम्हारा स्टेटस ऊपर है, हायर लेवल पे है, तुम लोग CEO हो या फिर ओनर हो,
तो तुम्हारा बाइंग बिहेवियर अलग होगा। तुम लोग ब्रांडेड कपड़ा ज़्यादा प्रेफर करोगे, या फिर तुम लोग का जो बाइंग पैटर्न होगा वो अलग होगा। वही कंपनी में, सेम कंपनी में अगर छोटा एक एम्प्लॉय है, उसका बाइंग पैटर्न अलग होगा। तो सबका कंज्यूमर बिहेवियर अलग होगा कि नहीं। ये ही हम लोग चीज़ पढ़ रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर होता है जिससे क्या होता है, हम लोग के कंज्यूमर बिहेवियर में अलग अलग चेंज होता है। जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हम लोग ने जैसे पढ़ा, सोशल फैक्टर्स में भी ये सब चीज़ आता है। ठीक है, उसके बाद देखो तुम लोग का नेक्स्ट क्या है, कल्चरल फैक्टर्स। ऑफ कोर्स ये तो हम लोग की इंडिया में सबसे ज़्यादा है। देखो पहला क्या है, कल्चर। कल्चरल फैक्टर्स हैव ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ऑफ कोर्स कैसे, कल्चरल फैक्टर्स इंक्लूड द बेसिक वैल्यूज, नीड्स, वांट्स, प्रेफरेंस, परसेप्शंस एंड बिहेवियर are observed and learned by a consumer from their near family members and other important people around them. अगर हम लोग का कोई कल्चर बन चुका है, हम लोग क्या करते हैं कि सपोज मान के चलो कि वीक में हम लोग एक दिन वेज खाते हैं, ये हम लोग का क्या है, कल्चर है। मैं हिंदुइज्म का बात कर रहा हूँ कि अगर हम लोग का ये कल्चर बन चुका है तो ये कल्चरल फैक्टर्स भी हम लोग के कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में इफेक्ट करेगा। कुछ कुछ क्या होता है कि अभी जो चलो वेस्टर्न कल्चर हम लोग के इंडियन कल्चर के ऊपर बाहरी हो रहा है कि हम लोग वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हैं, लेकिन अगर पहले जाओगे आज से करीब करीब 30 से 40 साल पहले, तब लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट ही नहीं कर रहे थे। तब सब लोग इंडियन कपड़े पहनते थे। आज के ज़माने में नो डाउट एक 21st सेंचुरी में ये चेंज आया है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो कल्चरल शिफ्ट हुआ है, ये भी हम लोग के कंज्यूमर बिहेवियर का ही एक फैक्टर होता है। इज द क्लियर, क्योंकि अलग अलग कल्चर के लोग का अलग अलग कंज्यूमर बिहेवियर होगा। उसके बाद देखो सब कल्चर। सब कल्चर में तुम लोग का सब चीज़ आ जाता है। तुम लोग का रिलीजन आ जाता है, तुम लोग का कास्ट आ जाता है, तुम लोग का जियोग्राफिक्स आ जाता है, तुम लोग का फिर नेशनलिटीज भी आ जाता है अलग अलग। जैसे मैंने तुम लोग के लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर कोई गाँव में रहता है उसका कंज्यूमर बिहेवियर अलग होगा, अगर कोई टाउन में है तो उसका कंज्यूमर बिहेवियर अलग होगा, क्योंकि उनका जो एक सब कल्चर है, क्योंकि वो लोग का रिलीजन के ऊपर तुम लोग ने बांट दिया। अलग अलग रिलीजन का अलग अलग कंज्यूमर बिहेवियर होगा। जैसे पीके मूवी में मैंने बोला था कि ब्लैक ड्रेस का अलग रोल होता है अलग अलग कल्चर में, फिर वाइट ड्रेस का अलग अलग होता है अलग अलग कल्चर में। चर्च में जैसे तुम लोग का ये जो दारू का जो एग्जाम्पल दिया गया था, या फिर तुम लोग का बोल सकते हो कि मुस्लिम कल्चर में जो अलग चीज़ दिखाया गया था, ये सब क्या होता है, यही हम लोग का एक कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में, या फिर बोल सकते हो कंज्यूमर बिहेवियर में एक फैक्टर के तौर पे देखा जाता है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड, आज मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं और तुम लोग का एग्जाम्स में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इज इट क्लियर। उसके बाद देखो तुम लोग का सोशल क्लास। सोशल क्लास भी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंज्यूमर बिहेवियर में, क्योंकि अलग अलग सोशल क्लास के लोगों का अलग अलग कंज्यूमर बिहेवियर होता है। देखो कैसे कि ईच एंड एवरी सोसाइटी across the globe has the form of social class. The social class is not just determined by the income but also other factors such as the occupation, family background, education and residence location. Social class is important to predict the consumer behavior. Of course ये सब जितने भी फैक्टर्स मैंने बोले हैं, इसके कारण भी क्या होता है, बस इनकम का बात नहीं है कि कोई अपर मिडिल क्लास है या फिर मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास है, ठीक है। तो ये जितने भी क्लास है उनके बाहर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे क्या होता है, तुम लोग का अलग अलग कंज्यूमर बिहेवियर होता है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन दी अदर सोशल क्लास। आई होप आप लोग को ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स देखो बहुत इजी है, पॉइंट बहुत लंबा है, अगर नोट्स वाइज जाओगे लंबा है, लेकिन अगर समझ लोगे तो ईजी है। देखो क्या है, पर्सनल फैक्टर्स पे आता है तुम लोग का एज। अभी अगर मैं एज का बात बोलता हूँ, एज में कैसे कंज्यूमर बिहेवियर अलग अलग होगा। अभी सपोज एक बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको तुम 1000 का नोट दोगे, पूरा छोटा सा बच्चा, ठीक है, आजकल के बच्चे भी बहुत सियाने होते हैं। मान के चलो 1 साल का एक बच्चा है, उसको लॉलीपॉप का मतलब पता है लेकिन उसको पैसे का नॉलेज नहीं है। उसको अगर तुम लोग 500 का नोट दोगे और एक 10 रुपये का चॉकलेट दोगे, लॉलीपॉप पकड़ के चलो, तो वो कौन सा लेगा, ऑफकोर्स 10 रुपये का लॉलीपॉप लेगा। लेकिन उसी जगह पे अगर तुम लोग होगे, सर ये क्या बात बोल रहे हो, सर लॉलीपॉप लेंगे, अरे चल झूठे, सुनो तुम लोग 500 वाला क्या लोगे, पैसा लोगे कि सर 500 वाला में तो 50 लॉलीपॉप आ जाएगा। तो ये क्या होता है, अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग कंज्यूमर बिहेवियर होता है। मैंने क्या बोला, अलग अलग एज के कंज्यूमर्स का अलग अलग कंज्यूमर बिहेवियर होता है। कि ओल्ड एज वाले लोग, जैसे कि जो बूढ़े हो चुके हैं, उनका कंज्यूमर बिहेवियर अलग होगा, ठीक है। वो लोग हेल्दी डाइट पे फोकस करेंगे,
वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम लोग का वेजेस खाना पसंद करेंगे। सेम मिडिल एज पे आओगे तो वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, तो उन लोग का कल्चर अलग होगा, तो उनका बाइंग पैटर्न अलग होगा। ठीक है, फिर अगर तुम लोग बच्चों पे आओगे तो वो लोग का कंज्यूमर बिहेवियर अलग होगा। तो हम लोग जब मार्केटिंग करते हैं ना, एड्स चलाते हैं टीवी पे, देखना बच्चों वाले के सेक्शन में तुम लोग का क्या क्या रखते हैं। जैसे क्या दे दिया, तुम लोग का कोई कार्टून का पिक्चर दे दिया, या फिर तुम लोग चिप्स में भी देखना कि गिफ्ट्स रख दिया। अभी तुम लोग जब शॉपिंग करने जाते हो, तुम लोग के कपड़े के साथ चॉकलेट देते हैं क्या फ्री? क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप का अलग अलग कंज्यूमर बाइंग पैटर्न है ना। इसी कारण से क्या होता है, ये एज जो है ये हम लोग का पर्सनल फैक्टर है जो हम लोग के कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तुम लोग पॉइंट को पढ़ भी सकते हो, देखो क्या लिखा है। इज अ मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस बाइंग बिहेवियर, द बाइंग choices of youth differ from that of middle-aged people. Of course, elderly people have a totally different buying behavior वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तुम लोग पढ़ लेना खुद से, क्योंकि मैंने मीनिंग ऑलरेडी समझा दिया है। इज ए क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तुम लोग का क्या है, देखो तुम लोग का है इनकम। इनकम क्या होता है, देखो इनकम हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बाइंग बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। Higher income gives higher purchasing power to consumers. When a consumer has higher disposable income, it gives more opportunity for the consumer टू स्पेंड ऑन लग्जरियस प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली, अगर तुम्हारा इनकम ज़्यादा है, ऑफकोर्स तुम क्या करोगे, ज़्यादा परचेज करोगे। तुम्हारे पास पहले 5,000 हुआ करता था, अभी 10,000 है या फिर 20,000 है। तुम क्या करोगे, तुम्हारा कंज्यूमर का जो ये तुम जो कंज्यूमर हो, तुम्हारा बाइंग पैटर्न अलग होगा कि नहीं? ऑफकोर्स होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अभी ये जो परचेजिंग पावर है, खरीदने का जो क्षमता है वो बढ़ गया है। इन शॉर्ट तुम बोल सकते हो तुम्हारा औकात थोड़ा बढ़ गया है। इसीलिए क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद देखो तुम लोग का ऑक्यूपेशन। ऑफ कोर्स अगर एक डॉक्टर है, ठीक है, ऑक्यूपेशन में अगर एक डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं, एक डॉक्टर है तो उसका बाइंग पैटर्न अलग होगा, क्योंकि उसका प्रोफेशनल फीस जो होता है, उनका जो इनकम होता है, ऑफ कोर्स वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली क्या होगा, अगर उसी जगह पे अगर हम लोग एक प्रोफेसर का लेते हैं, ठीक है, एक टीचर का लेते हैं, तो उसका बाइंग पैटर्न अलग होगा। मैं कंज्यूमर बिहेवियर का बात बोल रहा हूँ, पैसे का बात नहीं। मैंने क्या बोला कि एक ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी अलग अलग होता है। एक डॉक्टर को जो जो चीज़ चाहिए तो वो उसका बाइंग पैटर्न होगा। अगर टीचर का बात लेते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या करेगा, बुक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए। सिमिलरली अगर डॉक्टर को देखा जाएगा तो डॉक्टर का बाइंग पैटर्न अलग होगा, राइट। अगर वो कोई एक दूसरा प्रोफेशन वाला इंसान है तो वो उसके हिसाब से करेगा। मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशन टू ऑक्यूपेशन भी हम लोग का कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज आता है। इसके बाद देखो तुम लोग का क्या है, लाइफस्टाइल। जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज होता रहता है, वैसे वैसे क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर का भी चेंज होता रहता है। अगर किसी का लाइफस्टाइल अलग टाइप का है तो उसके हिसाब से उसका कंज्यूमर बिहेवियर अलग होगा। और उसी हिसाब से अगर देखा जाए, उसका ऑपोजिट अगर देखे कि अगर एक इंसान है, उसका लाइफस्टाइल में क्या करता है कि वो सुबह उठता है, नॉर्मल डेली खाना पीना करता है, उसके बाद वो काम पे जाता है, फिर आ जाता है। लेकिन कोई कोई लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है कि वीक में कभी घूमने जाना है, तुम लोग का अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करना है, चाहे वो स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, या फिर अलग अलग जगहों पे जाना होता है, तो उसका लाइफस्टाइल के हिसाब से भी कंज्यूमर बिहेवियर में अलग अलग चेंज आएगा। इज इट क्लियर? देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, एक ही टॉपिक में इतना ज़्यादा टाइम जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो तुम लोग का क्या है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या होगा, देखो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि क्या होता है। पहला पॉइंट है तुम लोग का पर्सनल इनकम। सेम इनकम मैंने ऑलरेडी पहले भी समझाया है कि अगर तुम्हारा पर्सनल इनकम मतलब खुद का इनकम, ठीक है, तुम्हारा मम्मी पापा वाला नहीं, अभी जो तुम लोग का अभी करंट किसी किसी स्टूडेंट्स का 0 है, तो अगर तुम्हारा पर्सनल इनकम ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से तुम्हारा कंज्यूमर बिहेवियर अलग होगा, राइट। तुम लोग पॉइंट को पढ़ोगे तो समझ जाओगे। देखो व्हेन ए पर्सन हैज़ ए हायर डिस्पोजेबल इनकम, द परचेजिंग पावर इंक्रीजेस सिमल्टेनियसली। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है, देखो डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू द मनी दैट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग टुवर्ड्स द बेसिक नीड्स ऑफ ए पर्सन। मतलब सब बेसिक नीड पूरा करने के बाद जितना तुम्हारे पास बचता है उसको डिस्पोजेबल इनकम बोला जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो तुम्हारा क्या है, फैमिली इनकम। अगर तुम्हारा फैमिली का इनकम ज़्यादा है, तुम कुछ नहीं करो, तुम बेकार हो, ठीक है, चलो कि तुम लोग क्या हो, तुम लोग एक MBBS हो, माँ बाप का बेकार संतान। अगर तुम लोग माँ बाप के बेकार संतान हो अभी करेंटली, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा बहुत रिच है, तुम्हारा फैमिली इनकम बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हारा कंज्यूमर बिहेवियर में भी चेंज आएगा। अगर देखा जाए कि उसके फैमिली में सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है तो उसका बाइंग बिहेवियर अलग होगा। सिमिलरली अगर किसी का फैमिली इनकम, जिसका फैमिली में सोर्सेस ऑफ इनकम बहुत कम है, तो उसका बाइंग बिहेवियर भी अलग होगा, ठीक है।
इसके बाद 2-3 पॉइंट है, तुम लोग इसको भी पढ़ लेना। जैसे क्या है तुम लोग का कंज्यूमर क्रेडिट, अगर उसके पास अलग अलग सोर्सेस ऑफ क्रेडिट होगा, जैसे मान के चलो जैसे आज के ज़माने में क्रेडिट कार्ड्स है, बैंक लोन्स भी देता है, अगर उसके पास अलग अलग सोर्सेस होगा जहाँ से वो क्रेडिट में सामान खरीद पाएगा, तो उसके कारण भी क्या होगा, उसके बाइंग बिहेवियर में चेंज आएगा। सपोज एक इंसान है जिसके पास क्रेडिट कार्ड है और इसके पास नहीं है, तो पास वो क्रेडिट कार्ड है या फिर अलग लोन का फैसिलिटी है, तो उसका बाइंग पैटर्न अलग होगा, और जिसके पास नहीं है उसका बाइंग पैटर्न अलग होगा। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। फिर लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या है, अकाउंट्स में तुम लोग ने पढ़ा होगा कि दोज एसेट्स दैट आर इजीली कन्वर्टेबल टू कैश, जो चीज़ तुम लोग के पास है, जैसे लिक्विड एसेट्स में तुम लोग का क्या हो गया, तुम लोग का गोल्ड ले सकते हो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिर तुम लोग का सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जैसे तुम लोग का शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह अगर तुम लोग के पास ज़्यादा है तो क्या होगा, उसको तुम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और अपने बाइंग डिसीजन में चेंज ला सकते हो, राइट। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे पास बहुत सारा सोना है, तो मैं उसको इजीली कन्वर्ट करके कैश में कन्वर्ट करके सामान खरीद सकता हूँ। तो अगर एक इंसान के पास कम लिक्विड एसेट्स है तो उसका बाइंग पैटर्न अलग होगा, और एक इंसान है जिसके पास ज़्यादा लिक्विड एसेट्स है तो उसका क्या होगा, उसका बाइंग पैटर्न अलग होगा, ठीक है। उसके बाद देखो सेम सेविंग्स, सेविंग्स में भी सेम है, अगर एक पर्सन का ज़्यादा सेविंग्स है तो उसका बाइंग पैटर्न अलग होगा, राइट। लेकिन दूसरा क्या है, जिसके पास सेविंग्स कम है तो उसका बाइंग पैटर्न भी अलग होगा। आई होप आप लोग को ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा लंबा गया है ये टॉपिक, लेकिन ये वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम लोग के फाइनल्स के लिए, ठीक है। फाइनल्स के लिए ये टॉपिक मिस करके मत जाना। लेकिन आगे जो टॉपिक होने वाला है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोग के दोनों एग्जाम्स के लिए। चाहे तुम लोग कोई भी कॉलेज में तुम लोग पढ़ रहे हो तो कॉलेज में ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम सेट किया जाता है। सिमिलरली क्या होता है, तुम लोग के फाइनल्स के लिए भी ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम लोग के मास्टर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और तुम लोग के ग्रेजुएशन में भी पूछा गया था। इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आप लोग का इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आप लोग का मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग कोई दुकान में जाते हैं तो हर एक चीज़ अलग अलग कॉर्नर्स पे होते हैं। जैसे आप लोग को केक चाहिए तो एक कॉर्नर में बना के रखा है, सिमिलरली आप लोग को अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए तो उसको अलग करके रखा है, अगर ग्रोसरी चाहिए तो ग्रोसरी को अलग करके रखा है। आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जब जाते हैं तो आप लोग को ये चीज़ दिखा होगा। तो मीनिंग पहले देखो क्या होता है कि मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग योर टारगेट मार्केट इनटू अप्रोचेबल ग्रुप्स। Market segmentation creates subsets of a market based on demographics, needs, priorities, common interest, and other psychographic or behavioral criteria used to better understand the target audience. It is a small unit with a large market comprising of like-minded individuals. One market segment is totally distinct from the other segments. In fact, इसका मतलब क्या हो गया कि market segments can power your product development cycles by informing how you create product offerings for different segments like men versus women और high income versus low income. इस पिक्चर को देखो तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि नो मार्केट सेगमेंटेशन और एक है मार्केट सेगमेंटेशन। कि क्या करना है कि आपको तो पता है कि चलो मान के चलो कि आपको ये पता चल गया कि ये मार्केट है। सपोज एक एरिया लेते हैं गुवाहाटी का, आपको पता चल गया कि फैंसी बाजार एक मार्केट है, लेकिन उसी मार्केट में अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपको मार्केट में सेगमेंटेशन करना पड़ेगा, मार्केट को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे कि सर मार्केट को तो तोड़ नहीं सकते, तो कैसे तोड़ोगे, उसको एज फैक्टर में डिवाइड कर लो कि अलग अलग एज ग्रुप के लिए आप लोग अलग अलग प्रोडक्ट बनाओगे। एज फैक्टर हो गया, फिर इनकम फैक्टर हो गया, फिर आप लोग का जेंडर एक फैक्टर हो सकता है। अगर आप लोग लड़कियों के लिए बनाओगे तो आप लोग लिपस्टिक बना सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट क्या है, लिपस्टिक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट को मेल और फीमेल में डिवाइड करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि लड़के लोग भी लिपस्टिक यूज़ करेंगे। अगर आपको उनको अप्रोच करोगे, अगर आप लोग लड़कों को अप्रोच करोगे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। चाहे वो इनकम हो सकता है, चाहे वो जेंडर हो सकता है, चाहे आप लोग का ऑक्यूपेशन हो सकता है। अलग अलग फैक्टर्स में जब हम लोग अपने मार्केट को डिवाइड करते हैं या फिर सेगमेंट बनाते हैं तो उससे क्या होता है, हम लोग के बिजनेस में क्या होता है, बहुत प्रॉफिट्स आते हैं। कैसे आते हैं, क्योंकि आप लोग को पता चल गया अच्छा यहाँ पे 1000 लोग रहते हैं लेकिन 1000 में से सिर्फ 400 लोग ही फीमेल्स हैं। तो आप लोग क्या करोगे, आपको पता चल गया अच्छा क्या कर रहा हूँ मैं, फीमेल प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो लड़कियों के हिसाब से अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मैं उस हिसाब से उस 400 लोगों के लिए क्या करूँगा, अपना एड चलाऊँगा। बाकी 600 लोग तो हमारे प्रोडक्ट्स टारगेट ऑडियंस है ही नहीं, राइट।
इसी कारण से क्या होता है कि मार्केट सेगमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद आप लोग ये डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो जो एस.जे. स्किनर ने दिया था, ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या है कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है मार्केट सेगमेंटेशन। पहला देखो कि अट्रैक्टिंग द राइट कस्टमर्स। ऑफ कोर्स क्या होगा कि अगर आप लोग मार्केट को अच्छे से सेगमेंटेशन करोगे या फिर सेगमेंट बनाओगे, उससे क्या होगा, आप लोग राइट कस्टमर्स को पकड़ सकते हो। आप लोग ने सोचा कि आपको लिपस्टिक बेचना है, लेकिन आपने डायरेक्ट अप्रोच किया लड़कों को, तो कुछ फायदा नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये पहला पॉइंट है कि हम लोग को क्या होता है कि सेगमेंटेशन से क्या फायदा होता है कि हम लोग राइट कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद क्या है, इंक्रीजिंग ब्रांड लॉयल्टी। ये क्या करता है, मार्केट सेगमेंटेशन हम लोग के ब्रांड लॉयल्टी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। इसके बाद क्या है तुम लोग का, डिटरमाइनिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज। मार्केट में जितने सारे अपॉर्चुनिटीज है, ये कैसे हम लोग को पता चलेगा, जब हम लोग अपने मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग को प्रॉफिटेबल दिखेगा ही नहीं कि हम लोग जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, जिस एज फैक्टर को टारगेट कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉफिटेबल दिख ही नहीं रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, तो हम लोग बिजनेस करेंगे ही नहीं। अगर हम लोग को पता चला कि अपॉर्चुनिटी है, तो उस हिसाब से हम लोग बिजनेस को करेंगे। देखो इसके पॉइंट को भी अंदर पढ़ सकते हो तुम लोग, क्या है लिखा देखो, मार्केट सेगमेंटेशन enables to identify market opportunities. The marketer can study the needs of each segment in the light of the current offerings by the competitors. समझ गए? इसके बाद तुम लोग का क्या है देखो, डेवलपिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स। ये क्या होता है, मार्केट सेगमेंटेशन हम लोग के मार्केटिंग प्रोग्राम्स बनाने में भी हेल्प करता है। इसके बाद क्या होता है, हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है तुम लोग का एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मार्केट सेगमेंटेशन हम लोग का क्या करता है, हम लोग के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने में हेल्प करता है। देखो एग्जांपल देखो क्या लिखा है, ए स्मॉल फर्म कैन इफेक्टिवली यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे कि क्या है, मनी, सेल्स फोर्स एक्सेट्रा, इन वन और टू सेगमेंटेड मार्केट्स रेदर देन अनसक्सेसफुली एमिंग एट ए वाइडर मार्केट। ऑफ कोर्स अगर हमको पता चल गया कि मैंने क्या बोला था कि 400 फीमेल्स को हम लोग को टारगेट करना है, तो उस हिसाब से जहाँ पे ज़्यादा फीमेल्स है वहाँ पे हम लोग अपना स्टोर खोलेंगे, वहाँ पे सेल्स फोर्स देंगे, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को भेजेंगे। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट उस 1000 लोगों को टारगेट करते हैं, हम लोग को और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए होता है, तो हम लोग का यूटिलाइजेशन अच्छे से होता क्या, हम लोग का रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होता नहीं होता। इसके बाद सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है तुम लोग का, व्हाट आर द बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, या फिर बोल सकते हो कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। हम लोग जो ये मार्केट को सेगमेंटेशन करते हैं किस बेसिस पे करते हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया थोड़ा थोड़ा सा हिंट तुम लोग को, अभी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये डायग्राम तुम लोग देख लो, ये डायग्राम तो आप लोग को बनाना ही बनाना है एग्जाम में, कि पहला क्या है बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। पहला क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 ब्रॉड टाइप्स आप लोग बोल सकते हो। पहला है तुम लोग का कस्टमर बेस्ड सेगमेंटेशन, कस्टमर के हिसाब से सेगमेंटेशन किया है। उसके बाद तुम लोग का क्या है, प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग ने सेगमेंटेशन किया है, उसके अंदर कुछ नहीं आता। फिर कंपटीशन बेस्ड सेगमेंटेशन, कंपटीशन के हिसाब से तुम लोग का 3 पार्ट है, तुम लोग का हार्ड लॉयल, सॉफ्ट कोर लॉयल और तुम लोग का स्विचर्स। ये हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एक एक करके आते हैं कि कस्टमर बेस्ड सेगमेंटेशन कैसे होता है। कस्टमर बेस्ड सेगमेंटेशन में तुम लोग का पहला पॉइंट है तुम लोग का जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ कस्टमर्स। ऑफ कोर्स अगर हम लोग सेगमेंटेशन कर रहे हैं, मार्केट्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो पहला सेगमेंटेशन होगा जैसे हम लोग गांव के लोगों को अलग से रखेंगे और टाउन के लोगों को अलग से रखेंगे, मतलब रूरल एरिया को अलग से सेगमेंटेशन बना देंगे और टाउन के लोगों को, अर्बन लोगों को अलग से बना देंगे। उससे क्या होगा कि गांव में जाके जब हम लोग प्रोडक्ट बेचेंगे तो अलग वे से बेचेंगे, उनको अलग वे से अप्रोच करेंगे। सिमिलरली टाउन के लोगों को अलग से अप्रोच करेंगे। इज इट क्लियर? देखो पॉइंट में क्या लिखा है, मार्केट सेगमेंटेशन स्टार्ट्स विद जियोग्राफिक locations such as rural or urban areas. Traditionally rural and urban markets were treated differently in terms of product promotion, pricing and distribution. However, technological advancements like TV, rural customers are now aware and often purchase the same branded products as urban customers. Of course, पहले क्या होता था, पहले हम लोग प्रोडक्ट जब बेचते थे गांव के लोगों को, हम लोग कम प्राइस वाला प्रोडक्ट बेचते थे, हम लोग उनका जो एडवर्टाइजमेंट करते थे अलग वे से करते थे, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में जो इस पॉइंट में लिखा है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण आजकल रूरल और अर्बन बोल के कुछ नहीं है, गांव के लोग भी वही पूमा का जूता या फिर पूमा का कपड़ा पहन रहे हैं, मतलब ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हैं। ऑफकोर्स पहनना भी चाहिए, ये जो गैप आया है ये चेंज होना भी चाहिए। तो इससे क्या हुआ है कि आज के ज़माने में क्या बोला गया है, जब हम लोग सेगमेंटेशन करते हैं, पहले ठीक था कि रूरल और अर्बन करते थे, लेकिन आज के ज़माने में ये एग्जिस्ट नहीं करते। आज के ज़माने में हम लोग इक्वली दोनों को ट्रीट करते हैं। तो पहला सेगमेंटेशन क्लियर हो गया। उसके बाद है तुम लोग का डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम लोग का बहुत सारे सब पार्ट्स है, ठीक है।
पहला सुनो तुम लोग का डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में पहला होता है एज। अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से हम लोग अपने मार्केट को अलग अलग सेगमेंटेशन में डिवाइड करेंगे। डायरेक्टली एग्जांपल में जाओ, जैसे चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 12 ईयर्स, फिर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 13 to 15, फिर 16 to 20, फिर तुम लोग का 21 to 30। हम लोग अलग अलग एज ग्रुप के फैक्टर्स को अलग अलग मार्केट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो छोटे बच्चों को जैसे हम लोग प्रोडक्ट देंगे, वो सिमिलरली जो एडल्ट लोग हैं या फिर टीनेजर है उनका सेम चॉइस नहीं होगा, राइट। ये एक फैक्टर होता है, या फिर ये बोल सकते हो ये क्या होता है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस होता है मार्केट सेगमेंटेशन का। ठीक है, तुम लोग पॉइंट के अंदर वाला पढ़ लेना, क्योंकि मेन बात है समझना पड़ेगा। अगर समझ लोगे तो नोट्स जब पढ़ोगे तुम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या है, देखो इनकम। डेमोग्राफिक में इनकम तो आएगा ही, अलग अलग इनकम ग्रुप का अलग अलग हम लोग को सेगमेंटेशन बना के रखना पड़ेगा। जैसे देखो एग्जांपल में, पीपल इन हाई इनकम ग्रुप प्रीफर क्वालिटी ऑफ गुड्स, डिजाइन, फैशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, हेंस दे कैन बी मोटिवेटेड ऑन दिस फैक्टर्स। पीपल इन लो इनकम ग्रुप अट्रैक्ट टुवर्ड्स लोअर प्राइस। मतलब क्या है कि जो हाई हाई इनकम वाले लोग होते हैं वो लोग क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। मतलब क्वालिटी वो लोग का मेन क्राइटेरिया होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स होना चाहिए। ये प्राइस एक फैक्टर नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है। फिर हम लोग देखते हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होना चाहिए। लेकिन वही अगर हम लोग लोअर लेवल को टारगेट करेंगे, जिनका इनकम ग्रुप कम है, तो वो लोग क्या देखते हैं कि कम दाम में अगर सामान मिल रहा है तो खरीद लो। तो इसी बेसिस पे हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग के मार्केट को सेगमेंट करना चाहिए। अलग अलग इनकम ग्रुप के लिए अलग अलग हम लोग को प्रोडक्ट डिज़ाइन करना पड़ता है। जैसे पूमा का लिमिटेड एडिशन का जूता जो होता है वो आपको 40,000 50,000 का होता है, राइट। सिमिलरली 1500 1600 का भी पूमा का जूता आता है। तो यही एक क्या है, सेगमेंटेशन का एक लाइव एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर? उसके बाद देखो सेक्स। सेक्स में क्या होगा, जिससे तुम लोग का एग्जाम्पल पे जाओ तुम लोग का क्लियर हो जाएगा कि लिपस्टिक इज मेंट फॉर वुमेन। अगर तुम लोग यूज करते हो लड़के लोग तो क्या ही बोलो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लिपस्टिक इज मेंट फॉर ए वुमेन एंड ऑन द अदर हैंड शेविंग क्रीम इज ओनली मेंट फॉर मेन। तो ये जेंडर के हिसाब से है ना, सेक्स के हिसाब से है। जो मेल लोग होते हैं वो लोग शेविंग क्रीम खरीदेंगे, तो इसके कारण क्या हुआ, जो फीमेल लोग हैं वो लोग लिपस्टिक खरीदेंगे। तो ये क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बेस होता है हम लोग के मार्केट सेगमेंटेशन का। इज इट क्लियर? देखो ऑक्यूपेशन, ये भी हम लोग ने ऑलरेडी तुम लोग के कंज्यूमर बिहेवियर में भी पढ़ा था। अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोगों का अलग अलग क्या होता है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर होता है। सिमिलरली हम लोग को ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी हम लोग के मार्केट को सेगमेंटेशन करके रखना चाहिए। मतलब एक बेस होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, करते नहीं है कि एक बेस होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बेस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद देखो तुम लोग का एजुकेशन। एजुकेशन के हिसाब से भी होता है। अभी एजुकेशन के हिसाब से कैसे, देखो एजुकेशन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट्स। लिटरल इंडिविजुअल्स विद एक्सपोजर टू डाइवर्स एनवायरनमेंट्स टेंड टू मेक डिफरेंट चॉइसेस कंपेयर टू इलिटरेट इंडिविजुअल्स। एग्जैक्टली, जो लिटरेट इंसान है उसको पता है कि हम लोग को क्या खरीदने से क्या फ़ायदा होगा, कौन सा कर्ब्स, कौन सा तुम लोग का प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं। लेकिन जो एक इलिटरेट इंसान है, ठीक है, मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका जो कंज्यूमर बाइंग पैटर्न होगा वो अलग होगा। इसी कारण से ये भी एक हम लोग का इंपॉर्टेंट बेस होता है मार्केट सेगमेंटेशन में। इज इट क्लियर? इसके बाद देखो मैरिटल स्टेटस। जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि तुम लोग अनमेरिड हो, ठीक है। लेकिन शादी के बाद अलग अलग तुम लोग का क्या होगा, चॉइस एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, मैरिटल इज अनदर डेमोग्राफिक्स वेरिएबल यूज द बिहेवियर ऑफ सिंगल एंड मैरिड पीपल डिफर्स। मैरिड पीपल आर मोर कंजर्वेटिव देन अनमेरिड पीपल। ठीक है, ये तो तुम लोग जब शादी हो जाएगा तुम लोग का, उसके बाद ही तुम लोग को पता चलेगा, ठीक है। मेरा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं तुम लोग को बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। इससे तुम लोग को पता चल गया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, ठीक है। जोक से पार्ट। इसके बाद देखो फैमिली साइज एंड स्ट्रक्चर। तुम्हारा फैमिली, फिर तुम लोग का फैमिली का जो साइज है, फिर उनका जो स्ट्रक्चर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बेस होता है तुम लोग के मार्केट सेगमेंटेशन में, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में मैं नोट्स दिया है। तुम लोग अगर समझ जाओगे कि क्या क्या फैक्टर से होता है, तुम लोग को आसानी से ये आंसर समझ में आ जाएगा। देखो फैमिली साइज में क्या लिखा है तुम लोग का, मार्केट्स में ऑल्सो बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द फैमिली। Refrigerators and cookers are produced in different sizes to suit the needs of families of different sizes. Of course ये एग्जाम्पल बहुत फनी था जब मैंने दिया था कि क्या है कि अगर तुम्हारे घर में 2 लोगों का फैमिली है, तुम लोग छोटा प्रेशर कुकर खरीदोगे, रेफ्रिजरेटर भी छोटा होने से चलेगा। लेकिन तुम लोग अगर ज्वाइंट फैमिली में हो, तुम लोग का फैमिली में ज़्यादा लोग हैं, स्ट्रक्चर बड़ा है, तो उससे क्या होगा, तुम लोग का बाइंग पैटर्न भी चेंज होगा, जो कि एक बेस बन जाता है हम लोग के मार्केट सेगमेंटेशन में, ठीक है। तुम लोग को कोई भी
7 से 8 पॉइंट, मैक्सिमम मैं बोलता हूँ 10 पॉइंट सीख लो कोई भी फैक्टर के अंदर और उसको एग्जाम में लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखो साइकोग्राफिक, ठीक है। साइकोग्राफिक में क्या होता है, जैसे हम लोग ने कंज्यूमर में पढ़ा था, मोटिवेशन वाला जो था साइकोलॉजिकल फैक्टर्स था, सिमिलरली इसमें भी ये सब फैक्टर्स होते हैं। इसमें क्या है देखो, कंज्यूमर बिहेवियर वेरीज इवन अमंग individuals with similar demographics such as age, profession, education and income due to differences in attitudes shaped by personality and lifestyle। हो सकता है तुम्हारा एज ग्रुप सेम है, तुम लोग का इनकम सेम है, लेकिन तुम लोग का लाइफस्टाइल जो होगा, तुम लोग का जो पर्सनैलिटी होगा, जो तुम लोग का एक साइकोग्राफिक वेरिएबल है, वो भी एक क्या हो जाता है, हम लोग का इंपॉर्टेंट बेस हो जाता है मार्केट सेगमेंटेशन में। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। 2 ब्रॉड टाइप्स हम लोग ने पढ़ लिया, कस्टमर बेस में थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो हम लोग का बस साइकोग्राफिक है ये इतना ही है बस, ठीक है। उसके बाद तुम लोग देख सकते हो, एग्जाम्पल को भी पढ़ सकते हो। इसके बाद क्या है कि तुम लोग का बायर रेडीनेस। बायर रेडीनेस क्या होता है, देखो पॉइंट पढ़ोगे एग्जाम्पल को तो क्लियर हो जाएगा। देखो, बायर्स आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रेडीनेस, पीपल मे बी अनअवेयर, people who are unaware but are not interested, people who are interested and desires to buy, and those who will buy the product। मतलब buyer readiness क्या होता है कि कुछ कस्टमर्स होता है कि जिनको पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट है। ये एक हो सकता है कि कंज्यूमर्स आर अनअवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। कुछ लोग क्या हो सकता है, अवेयर है, प्रोडक्ट के बारे में पता है लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है। और कुछ क्या होता है, अवेयर भी है और इंटरेस्टेड भी होता है जो प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो ये भी एक हम लोग का इम्पॉर्टेंट बेस हो जाता है हम लोग के मार्केट सेगमेंटेशन में, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन इस टॉपिक को कंप्लीट करके जाएंगे। इसके है तुम लोग का प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन। प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन में क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। देखो पहले क्या है, कस्टमर्स यूज द सेम प्रोडक्ट डिफरेंटली बेस्ड ऑन सिचुएशंस लाइक रसना फॉर पार्टीज क्वेंसिंग थर्स्ट, ठीक है। फिर मार्केटर्स एम टू मेक प्रोडक्ट्स वर्सेटाइल टू सूट various needs. A consumer may buy different brands of the same product for different situations. For example, साड़ी for kitty party, ठीक है। तुम लोग बड़े हो जाओगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि किटी पार्टी का मतलब क्या है। फिर क्या है, वर्क प्लेस। By understanding these situations, marketers can plan positioning strategies. Factor is benefit segmentation, where marketers identify the benefits customers seek when buying a product. तो इससे क्या होता है, हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग क्या होता है मार्केट सेगमेंटेशन करके रखते हैं, क्योंकि जैसे एक साड़ी जो है वो अलग अलग ओकेशंस में यूज होता है, राइट। तो इससे क्या होता है, हम लोग को ये भी एक इम्पॉर्टेंट बेस हो जाता है हम लोग के मार्केट सेगमेंटेशन के लिए। इज इट क्लियर? उसके बाद देखो तुम लोग का लास्ट टॉपिक क्या है तुम लोग का, जो कि है कंपटीशन बेस्ड सेगमेंटेशन। कंपटीशन बेस्ड सेगमेंटेशन में क्या होता है, हम लोग के 3 टाइप ऑफ कस्टमर्स हम लोग को पता चलता है। पहला क्या है, जो कि होता है तुम लोग का हार्डकोर लॉयल। हार्डकोर लॉयल क्या होता है, देखो, दिस आर द कस्टमर्स हु बाय द सेम ब्रांड, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर रीडर्स, टी ड्रिंकर्स एक्सेट्रा। मतलब क्या है, सुनो कि कुछ लोग होते हैं कि वो लोग हमेशा ब्रांड स्पेसिफिक है, कि मैं हमेशा क्या करूंगा, मैं पूमा का ही खरीदूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कि कोई भी दूसरा ब्रांड आ जाए, मैं हमेशा कपड़ा पहनूंगा या फिर पूमा का ही जूता पहनूंगा। तो ये क्या होता है, ये हम लोग के हार्डकोर लॉयल कस्टमर्स होते हैं। तुम लोग के क्या होते हैं, हार्डकोर लॉयल कस्टमर्स होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बोला था कि हमारे घर में हमेशा मस्टर्ड ऑयल अगर होता है तो इंजन ऑयल ही खरीदते हैं। चाहे दुनिया में कितने सारे प्रोडक्ट्स आ गए मस्टर्ड ऑयल के, लेकिन हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया। हम लोग का क्या है, हम लोग ये जो इंजन ऑयल के लिए हम लोग हार्डकोर लॉयल कस्टमर्स है। इज ए क्लियर? ये 3 टाइप ऑफ कस्टमर्स के हिसाब से भी हम लोग अपने मार्केट को सेगमेंटेशन करते हैं। पहला क्या मैंने बोला कि हार्डकोर लॉयल, फिर एक क्या होता है सॉफ्टकोर लॉयल। ये क्या होता है, देखो कि कस्टमर्स हु आर लॉयल टू 2 or 3 ब्रांड्स इन ए प्रोडक्ट ग्रुप। फॉर एग्जांपल, हाउसवाइफ बाइंग टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप में क्या क्या आता है, लक्स, सिंथॉल, पियर्स। द मार्केटर्स हैव टू वॉच सच कस्टमर्स एंड शिफ्ट देम टू द कोर लॉयल। मतलब क्या है कि पहला क्या था कि एक ब्रांड के लिए हम लोग लॉयल थे, यहाँ पे क्या है कि 2 से 3 लोग के लिए, ठीक है। आज के प्रेजेंट सिचुएशन में भी हम लोग ऐसे ही रहते हैं, लॉयल्टी भी ऐसा हो गया है कि लोग हार्डकोर लॉयल नहीं है, सब सॉफ्टकोर लॉयल है, ठीक है, कि कभी उसके लिए, कभी उसके लिए, या फिर उसके लिए, ठीक है। सिंपल एग्जांपल जो मैंने बोला सोप के हिसाब से मैंने एग्जांपल दिया है कि जैसे तुम लोग का क्या है, यहाँ पे टॉयलेट सोप में लक्स भी है, सिंथॉल भी है, पियर्स भी है। तो ब्रांड को क्या करना पड़ेगा या फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉफ्टकोर लॉयल है, जो कभी पियर्स खरीदते, कभी लक्स खरीदते, कभी सिंथॉल खरीदते, उनको हार्डकोर लॉयल बनाने में ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के मार्केट को सेगमेंटेशन करके रखते हैं। जो सॉफ्टकोर लॉयल होते हैं उनको हार्डकोर लॉयल बनाना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है स्विचर्स।
ठीक है, ये तो मतलब पूरा बढ़िया चीज़ है। देखो क्या है, स्विचर्स क्या होते हैं, देखो स्विचर्स कौन होते हैं? स्विचर्स आर कस्टमर्स हु फ्रीक्वेंटली चेंज ब्रांड्स, पोजिंग ए चैलेंज फॉर मार्केटर्स। चैलेंजिंग हो जाता है मार्केटर्स के लिए, कैसे देखो, दे आर दी वंस हु डोंट स्टिक टू ए सिंगल ब्रांड। To address this, marketers need to understand why customers switch brands, considering factors like price, brand availability and habits. इसका मतलब क्या है? स्विचर्स वो सब कस्टमर्स होते हैं जो आज इसके लिए लॉयल है, कल किसी और के लिए लॉयल रहेंगे, परसों किसी और के लिए लॉयल रहेंगे। सपोज प्रोडक्ट के हिसाब से क्या हुआ, आज इसका क्वालिटी अच्छा लग रहा है, आज इसको खरीद लिया। कभी इसका क्या हो गया कि प्राइस में चेंजेस आया तो उसको खरीद लिया। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आज उसको पुमा पसंद है क्योंकि पुमा का ब्रांड उसको अच्छा लगता है, क्वालिटी अच्छा लगता है। कल क्या हुआ कि कोई लुमा आ गया, लुमा का क्या हुआ कि लुमा कम प्राइस में मिल रहा है तो उसके लिए वो स्विच हो गया। फिर क्या हुआ, तुम लोग का पहले कोई एडिडास था तो कोई एबिबास पे शिफ्ट हो गया। जस्ट बिकॉज क्या होता है कि ये लोग स्विचर्स हैं, ये किसी एक कंपनी के लिए या किसी एक ब्रांड के लिए लॉयल नहीं रहते, आज इसके लिए कल उसके लिए। तो ये भी हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट बेस हो जाता है हम लोग के मार्केट सेगमेंटेशन के लिए। इसके बाद देखो कुछ टॉपिक्स बच गया है यूनिट का, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तुम लोग का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्केट सेगमेंटेशन। इसका मैं एक डेजिग्नेटेड सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आज का वीडियो मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन ये जो लंबा वाला वीडियो है ये आपको एग्जाम में बहुत मदद करने वाला है। मैं लिख कर दे सकता हूँ कि अगर आप लोग ने ये वीडियो अब तक अगर देख लिया है, आपको एक ना एक क्वेश्चंस आप लोग को फाइनल्स में कॉमन मिल ही जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा एफर्ट, ये जो नॉन स्टॉप मैंने बका है इतना सारा लेक्चर, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा भी, आपको अगर हार्डकोर लेवल हो मेरे लिए या फिर सॉफ्ट कोर भी हो या फ्यूचर में स्विचर भी बन जाओगे, तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ कि आपको समझ में आया है, या फिर कोई भी पॉजिटिव फीडबैक दे के जाओ। ठीक है, मैं नेगेटिव फीडबैक भी लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करता हूँ, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए आप लोग क्या करना, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या लाना है, मैं हमेशा बोलता हूँ आपका कलम, किताब और फोन लाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।